औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर मांगते हुए और इस बात का यकीन करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी झोलियां खैर से भर दी। चलिए आइए आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज करते हैं और आज हम लोग CSS में डिस्कस करने जा रहे हैं जी टेक्स्ट शैडो को। बाकी जितनी भी ऊपर की प्रॉपर्टीज है वो हम बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज का ताल्लुक टेक्स्ट के साथ है। टेक्स्ट क्या होता है? लिखी हुई कोई भी चीज। टेक्स्ट शैडो जो है इसकी ये चार वैल्यूज होती हैं, इसमें ये चार पैरामीटर्स हैं। एच से मुराद हॉरिजॉन्टल, एच से मुराद क्या? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वी से मुराद क्या? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एच शैडो और हॉरिजॉन्टल शैडो, वी शैडो, वर्टिकल शैडो। ब्लर रेडियस, ब्लर के जो हमारा शैडो है उसको हमने कितना ब्लर करना है और कितना रेडियस देना है, कहां तक उसको ब्लर करना है, कितने डिस्टेंस तक उसको ब्लर करना है। और फिर लास्ट पे क्या होता है? कलर होता है शैडो का, किस कलर का शैडो हमने देना है। ये चार चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं और इसी तरतीब में करनी होती हैं जिस तरतीब में यहाँ पे लिखी हुई आपको नजर आ रही है। पहले हम हॉरिजॉन्टल शैडो देते हैं, फिर हम वर्टिकल शैडो देते हैं, फिर हम ब्लर रेडियस की वैल्यू देते हैं और कलर की वैल्यू देते हैं। ये ब्लर रेडियस और कलर दोनों ऑप्शनल है, ये आप दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दे देंगे तो मजीद एक्स्ट्रा फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। गुजरे वाला जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और उसके ऊपर हम लोगों ने फिर नंबर लाइंस बनाई हुई होती हैं। नजर आ रही हैं आप सबको? अब एक्स एक्सिस जो है ये राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यूज पॉजिटिव देंगे तो शैडो राइट साइड पे या राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, और जब हम लोग नेगेटिव वैल्यू देंगे हॉरिजॉन्टल शैडो की पिक्सेल्स में या किसी भी फॉर्म में, किसी भी यूनिट में, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल शैडो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा या ट्रांसफर होगा। और याद रखिएगा जब हम लोग वर्टिकल शैडो की वैल्यू पॉजिटिव देते हैं तो वर्टिकल शैडो जो है वो टुवर्ड्स बॉटम शिफ्ट होता है, और जब हम लोग वर्टिकल शैडो की वैल्यू नेगेटिव देते हैं तो वो टुवर्ड्स टॉप शिफ्ट होता है। अब इन चीजों का जो प्रैक्टिकल यूज है या इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं। एनिमेशन के जरिए से फिर हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। सिंटैक्स फॉर टेक्स्ट शैडो। सिंटैक्स क्या है जी? किस तरह लिखना है? सबसे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यू देने के बाद एक स्पेस दे के वर्टिकल शैडो की वैल्यू आएगी फिर एक स्पेस दे के ब्लर रेडियस की वैल्यू आएगी और उसके बाद कलर की वैल्यू आएगी। चलिए आइए जी, ये हमारा एक वेब पेज है जिसमें हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, उसको बॉर्डर दिया और बॉक्स डिव के जरिए से बनाया हुआ है, और यहाँ हमने एक हेडिंग दे दिया और साथ ही साथ हमने एक पैराग्राफ भी दे दिया। इसके अंदर हम लोगों ने शैडो देना है हेडिंग को, तो क्या करेंगे? स्टाइल का टैग हेड में जाके इंटरनल CSS दे रहा हूँ, स्टाइल का टैग हेड में जाके हम स्टार्ट भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे अपना सिलेक्टर, क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग 1 को शैडो देना है, पहले आधा हमने H1 लिख दिया एज ए सिलेक्टर। फिर हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे और लिखेंगे टेक्स्ट शैडो, कॉलन देंगे, कॉलन के बाद पहली वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है जी हॉरिजॉन्टल शैडो की। 32 पिक्सल जब मैं हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यू दूंगा तो अब ये शैडो राइट साइड पे 2 पिक्सल्स के डिस्टेंस तक बनेगा। फिर वर्टिकल शैडो की वैल्यू भी मैंने पॉजिटिव दी है, इसका मतलब ये शैडो अब डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा, शिफ्ट होगा। और फिर मैंने ब्लर रेडियस की वैल्यू 3 पिक्सल्स दे दी है, और फिर मैंने जो कलर दे दिया शैडो का वो ब्लू दे दिया। सेमी कॉलन दे के हमने अपने इस डिक्लेरेशन को क्लोज कर। अब ये जो
2 पिक्सल सबसे पहले हमने लिखा ये हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यू है, दूसरा 2 पिक्सल्स वर्टिकल शैडो की वैल्यू है, तीसरा 3 पिक्सल्स जो है वो ब्लर रेडियस की वैल्यू है, और चौथा जो ब्लू हमने लिखा ये कलर की वैल्यू है। चारों वैल्यूज हम लोगों ने अपने डिक्लेरेशन के अंदर दे दी। अब जब ये CSS हमारे इस वेब पेज पे अप्लाई होगा, जो पहले इस तरह का दिख रहा है, जैसे ये CSS अप्लाई होगा आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे शैडो नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। एंड दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हमने सारी की सारी मेहनत की है। अब आइए इसको जरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिया था जी, 2 पिक्सल्स, फिर हम लोगों ने 2 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल शैडो 2 पिक्सल का दिया था, और फिर वर्टिकल शैडो भी 2 पिक्सल्स का, और जो ब्लर रेडियस हमने 3 पिक्सल्स दिया था। कलर हमने क्या दिया था जी, ब्लू दिया था। पहले जो लिखा, जो जिसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने दिया, पहले मैं वो आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर दूसरे भी देखते हैं। कंट्रोल एस किया, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा शैडो आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोबारा से देख लें, अगर मैं यहाँ पे ये शैडो की वैल्यू नहीं देता, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और सेव करके जैसे मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा कोई शैडो नहीं आ रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको शैडो वाजे दिखे। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं और सेव करने के बाद अपने कोड को, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, चेक करें शैडो आ गया नहीं आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जैसे जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू को, जहां मैंने 2 पिक्सल लिखा, मैं इसे 10 पिक्सल करता हूं। सिमिलरली मैं एक को चेंज करता हूं, सिर्फ इसको मैं 0 पिक्सल्स कर देता हूं। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, देखें शैडो किस तरह को शिफ्ट हुआ, राइट साइड को। अब मैं यहाँ पे भी 10 पिक्सल्स की वैल्यू देता हूँ। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, अब शैडो बॉटम की साइड पे शिफ्ट हो रहा है। अब मैं दोबारा इसको 0 कर देता हूं और इसको मैं -10 कहता हूं। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, शैडो किस तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड पे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो यही शैडो किस तरफ होता, राइट साइड पे। अब हम लोग यही एक्सपेरिमेंट किसके साथ करते हैं, वर्टिकल शैडो की वैल्यूज के साथ करते हैं। हम इसको 0 कर देते हैं, यहाँ हम लोग 10 पिक्सल्स लिखते हैं। कंट्रोल एस किया, जाके हम इसे रिफ्रेश करते हैं, शैडो बॉटम पे बन रहा है। अब जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को नेगेटिव करेंगे तो शैडो का, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया, शैडो टॉप पे शिफ्ट हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब दोनों वैल्यूज देख के आप इसे जहां मर्जी बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये भी 10 पिक्सल हो गया और ये भी कितना हो गया, 10 पिक्सल। हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा शैडो बने। ब्लर रेडियस तो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, अभी मैं 2 पिक्सल्स कर देता हूँ या 3 रहने देता हूँ। कंट्रोल एस। अब हम लोग यहाँ जाके कॉमा लगाएंगे और फिर दोबारा हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यू देंगे। यहाँ मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स, फिर मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स। हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यू दे दी, वर्टिकल शैडो की वैल्यू दे दी, और यहाँ पे ब्लर रेडियस हम दोबारा 3 पिक्सल्स दे देते हैं, और इसके बाद हम लोग कलर देते हैं रेड। ठीक हो गया जी? कंट्रोल एस किया और जैसे अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे 2 शैडो बने हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये 100 पिक्सल्स हो गया। कंट्रोल एस किया और चले गए हम लोग अपने शैडोज पे। तो इस तरह भी शेड्स आ सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को रेनबो बना के दिखाऊं शैडो में, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे बनेगी, मैंने पहले से कोड लिख के, यहाँ कोड्स मैंने सेव किए थे पहले ही लिख के, मैं पहले आपको ये चला के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, कंट्रोल वी किया। अब गौर से समझना, मैंने 2 पिक्सल्स का हॉरिजॉन्टल शैडो दिया, 2 पिक्सल्स का वर्टिकल शैडो दिया, ब्लर रेडियस 3 पिक्सल्स दे दिया। मैं इसको चेंज करता हूँ 1 पिक्सल में, जो कि मैंने आगे किया हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने 1 पिक्सल का भी, ये देखें ब्लर रेडियस मैंने दिया हुआ है। तो आगे हम इसको भी प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी वैल्यूज में चेंज करके आपको दिखाऊंगा। क्लियर हुआ? अब गौर कीजिएगा, ये 2 पिक्सल्स का था ना, पहले 2 पिक्सल्स का ना, आगे वाला 4 पिक्सल का करना है हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली वर्टिकल शैडो भी कितने पिक्सल्स का करना है, और जो शैडो का ब्लर रेडियस है आप उसे बेशक 3 पिक्सल्स रहने दें। कलर मैंने पहले क्या कर दिया, रेड, अब क्या कर दिया, ऑरेंज। जो रेनबो होती है उसमें पहले रेड कलर होता है, फिर ऑरेंज कलर होता है, फिर येलो कलर होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर वायलेट होता है। ये 7 कलर होते हैं।
ठीक हो गया। फिर मैंने देखे इसमें मजीद ये 2 था, अब मैंने इसको 4 किया, आगे वालों को मैंने कितना कर दिया 6 कर दिया, फिर 2 का इजाफा करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया। इससे क्या होगा हमारा जो, अगर मैं इन सबको बराबर कर देता ना तो ये शेडो एक दूसरे के ऊपर नीचे बनते हैं और हमें दिखते हैं, लेकिन पहले 2 पिक्सल्स का शेडो बनेगा रेड कलर का, उसके नीचे बनेगा 4 पिक्सल्स का शेडो जो कि उससे 2 पिक्सल्स बाहर होगा और वो हमें नजर आएगा। अगर ये भी 2 पिक्सल्स का होता तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते हैं, दूसरा शेडो ना दिखता, इसलिए हमने ये काम किया। कंट्रोल एस किया। अब यहाँ चलते हैं, जैसे ही हमने कोड को रिफ्रेश किया मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोगों को शेडो बना हुआ नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। नेक्स्ट कोड क्या है जिसमें जरा गौर करें आप लोग। अब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने शेडो दिया ही नहीं, मैंने ब्लर रेडियस दिया है। आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा आपकी हेडिंग्स के ऊपर नियॉन इफेक्ट आ रहा होता है, ग्लो इफेक्ट, आपके टेक्स्ट के ऊपर ग्लो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, नियॉन इफेक्ट्स। ठीक है, वो कैसे देना, आपने हॉरिजॉन्टल शैडो का रेडियस भी 0 कर देना और वर्टिकल शैडो का रेडियस भी कर देना 0 कर देना। और अब वैल्यूज किसकी बढ़ानी है, ब्लर रेडियस की, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सारे को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया और जाके अब दोबारा हम देखते हैं यहाँ पे चेंज आया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, एक और कोड मैंने लिखा हुआ, मैंने ब्लर रेडियस को थोड़ा सा मजीद कम कर दिया, 1 पिक्सल है, 2 पिक्सल है, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, एक का इजाफा कर रहा हूँ। इसको कॉपी किया, अभी भी आपको नियॉन इफेक्ट मिलेगा। कंट्रोल वी किया, कोड को कंट्रोल एस करने के बाद अब हम लोग चले गए कहाँ पे, अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, दोबारा से चेंज आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट कोड मैं यहाँ पेश करके आपको दिखाता हूँ। मैंने अब शेडो भी 1 पिक्सल का देना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, तो क्या इफेक्ट आता है इसको भी देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। कंट्रोल एस किया, जैसे हम लोग कोड को रिफ्रेश करेंगे ये लें, ये ज्यादा मजेदार चीज नजर आ रही है। तो टेक्स्ट शेडो किस तरह वर्क करता है ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को आज समझा दिया, बता भी दिया। अब टेक्स्ट शेडो की एक और वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं नन। क्या कहते हैं, इससे शेडो नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इसको 2 तरीके से हम लिखते हैं। पहला तरीका, आज जरा कलर को नन कर, कंट्रोल एस किया, आप लोगों को शेडो नजर आ रहा है, जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे शेडो गायब हो जाएगा। और एक क्या, इस सारे की जगह पे क्या डाल, कंट्रोल एस किया, नन नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं जी। तो इसी के साथ हमारा टेक्स्ट शेडो का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये मैंने आप लोगों को भी डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन के नन की वैल्यू हम लोगों ने कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकली मैंने इंप्लीमेंट करके आप लोगों को दिखा दिया। इसको थोड़ा एनिमेशन के जरिए से भी देख लें। क्या सिंटैक्स फॉर टेक्स्ट शैडो आप सबको पता है, टेक्स्ट शैडो लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यू देंगे, वर्टिकल शैडो की वैल्यू देंगे, ब्लर रेडियस देंगे और कलर देंगे। अब ये हमारा वेब पेज है जिसमें एक बॉक्स है डिव के जरिए से बना हुआ, उसका रेड कलर का बॉर्डर लगा है, उसमें एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। इसके ऊपर हम लोगों ने CSS अप्लाई करना है, या हमने एक शेडो जो है, अगर पहले से कोई शेडो मौजूद है हमने उसको नन करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, स्टाइल का टैग हम लोग हेड में जाके लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट के ऊपर हम लोगों ने शेडो इफेक्ट अप्लाई करना है उसका नेम बतौर सेलेक्टर हम लोग यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करने और क्लोज करने के बाद हम लोगों ने टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाल के हमने पहले कौन सी वैल्यू दे दी, हॉरिजॉन्टल शैडो की, फिर वर्टिकल शैडो की, फिर ब्लर रेडियस दे दिया और फिर आखिर पे हमने नन लिख दिया। तो क्या होगा, अब कोई शैडो नहीं बनेगा। हमने सेमी कॉलन से इसको क्लोज किया। ये आप सबको पता है हॉरिजॉन्टल शैडो की वैल्यू है, ये वर्टिकल शैडो की वैल्यू है, ये ब्लर रेडियस है और ये कलर है जो कि हमने नन कर दिया। अब कोई शैडो नहीं बनने वाला। तो ये वेब पेज जो हमें पहले इस तरह का दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी नन वाली वैल्यू अप्लाई करने के बाद कोई असर हमें नहीं दिखाएगी, नो इफेक्ट। तो टेक्स्ट शैडो के बाद अब बात आ रही है लाइन हाइट की। कुछ लोग लाइन हाइट को फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में शामिल करते हैं और कुछ लोग टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में शामिल करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा वैसे ये जो लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में शामिल है। मैं आज आपको वो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको फॉन्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको इंशाल्लाह इसको रिकॉल करवाऊंगा कि ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, पढ़ाई थी। तो लाइन हाइट की प्रॉपर्टी जो है
वो क्या है और उसे हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसका फंक्शन क्या है। दूसरे वाला, आप सबको यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। यहां से लेकर यहां बिल्कुल बेस लाइन तक ये फाउंट की हाइट कहलाती है। देखिए भाई यहाँ नीचे तक आ रहा है, एस ऊपर तक जा रहा है, तो ये यहां से लेके यहां तक जो बेस लाइन तक की हाइट है वो क्या है जी, वो फाउंट साइज है। अब उस दूरी वाला, पुराने लोग जो मोहरों के काम से जो मोहरे बनाते थे ना, तो लाइनों में स्पेस देने के लिए यहाँ पे लेड की प्लेट्स डालते थे, ताकि जब टेक्स्ट जो है वो टाइप हो या जब मोहर है वो लगे तो ऊपर वाले टेक्स्ट में और नीचे वाले टेक्स्ट में कुछ डिस्टेंस मान जाए। तो वो प्लेटें किसकी बनी होती थी, लेड की बनी होती थी। तो ये जो ऊपर की स्पेस है लाइंस के दरम्यान में फासला देने के लिए ये स्पेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसे लैडिंग कहते हैं। ये लैडिंग समेत लैडिंग ऊपर से भी और नीचे से भी, प्लस ये जो फाउंट साइज है, फाउंट साइज, ऊपर की लैडिंग और नीचे की लैडिंग, इन तीनों चीजों का जो टोटल है उसको हम लाइन हाइट कहते हैं। सिमिलरली यहां देखें आप लोग, यहाँ ये लैडिंग लिखा हुआ है। ये लैडिंग क्या था असल में, जो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर लोग काम करते होंगे, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो ना मेरी बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि खासतौर पर जहाँ छापे लगाए जा रहे होते हैं वहां पे क्या होता है, जो ऊपर का टेक्स्ट होता है ना मोहर के अंदर और जो नीचे का टेक्स्ट होता है, इसके दरम्यान में लेड की जो प्लेट्स होती है ना वो डाली जाती थी, पतरियां, ठीक है, इसलिए ना लैडिंग्स कहा जा रहा है। और ये फाउंट की हाइट है। आधी जो लैडिंग है वो ऊपर ऊपर वाली लाइन में जाएगी और आधी कहाँ आएगी, नीचे वाली लाइन में। सिमिलरली ये जो ये लाइन है इसको हाफ लैडिंग यहाँ से मिलेगी और हाफ लैडिंग यहाँ से मिलेगी। तो ये हाफ लैडिंग ऊपर की प्लस हाफ लैडिंग नीचे की प्लस ये जो फाउंट की हाइट है, इन तीनों का जो सम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन हाइट कहते हैं। ये फाउंट साइज है यहाँ पे, ये दरम्यान में जो। सिमिलरली ये चीज ज्यादा ज्यादा अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हाफ लैडिंग ऊपर से और हाफ लैडिंग नीचे से प्लस ये जो फाउंट साइज है, इन तीनों का टोटल असल में लाइन हाइट होती है। और लाइन हाइट का मकसद क्या होता है, लाइनों के दरम्यान में डिस्टेंस देना, स्पेस देना। क्लियर। सो लाइन हाइट की वैल्यू जो है वो नंबर्स की फॉर्म में हम लोग देते हैं, कोई यूनिट साथ यूज नहीं होगा। ये हमारा एक वेब पेज है जिसमें हमने एक बॉक्स बनाया बाय यूजिंग द डिव, उसको हमने बॉर्डर रेड कलर का दे दिया और हमने इसके अंदर एक हेडिंग लगा दी और एक पैराग्राफ लगा दिया। हम लोगों ने अब इस वेब पेज के ऊपर जो है वो लाइन हाइट की जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करना है और ये प्रॉपर्टी हम लोग पैराग्राफ पे यूज करेंगे, क्योंकि हेडिंग जो है उसमें तो है ही एक लाइन। तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ तब आएगी जब ज्यादा लाइंस टेक्स्ट की मौजूद होगी, और वहां हम लोग जब लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमें बात जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पैराग्राफ का टैग बतौर सेलेक्टर हमने लिख दिया, लाइन हाइट प्रॉपर्टी का नेम लिखा, दरम्यान में हम लोगों ने क्या डाल दिया जी, कॉलन, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू दे दी 1.5 और सेमी कॉलन से इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो बाय डिफॉल्ट या बिल्ट इन वैल्यू जो होती है ना लाइन हाइट की, वो 1.2 होती है। कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वेब पेज की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर किसी बंदे को विजन का प्रॉब्लम है और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया है तो आप कोशिश ये करें कि मैक्सिमम जो लाइन हाइट की वैल्यू है वो 2 तक रखें आप, और मिनिमम कहां तक रखें, 1.5 तक। अब मैंने इस नंबर के साथ यूनिट कोई नहीं डाला, तो उसने वाला जब लाइन हाइट की वैल्यू आप नंबर में लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे वेब पेज के ऊपर या हमारे पेरेंट डिव में जो फाउंट का साइज है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आए वो लाइन हाइट दो। अगर हमारा फाउंट साइज 16 पिक्सल है तो लाइन हाइट कितनी आ जाएगी, 1.5 ऑफ 16 इज 24। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो देयरफॉर 24 पिक्सल्स की हाइट मिल जाएगी हमारी लाइन को हमारे पेज के ऊपर।
अब जब ये प्रॉपर्टी हमारे इस वेब पेज पे अप्लाई होगी तो क्या रिजल्ट आएगा हुजूर वाला? वाज़ेह फर्क आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ लाइन स्पेसिंग क्या है और यहाँ लाइन स्पेसिंग क्या है? दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हमने ये सारा CSS लिखा। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये डिव मौजूद है, ये हमारा डिव मौजूद है, इसमें हमने एक हेडिंग दे दी, एक पैराग्राफ दे दिया और अब हम इसके ऊपर अपना CSS अप्लाई करने जा रहे हैं। डिव के लिए ये CSS लिखा हुआ है, डिव की आईडी कंटेनर मैंने दी हुई है और उस आईडी को यूज करके मैंने बॉर्डर लगा दिया, विड्थ दे दी। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी किसके ऊपर अप्लाई करनी है? पैराग्राफ पे। हमने P लिखा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे जी? लाइन हाइट। कॉलन के बाद हम लोग वैल्यू देंगे और फिर सेमी कॉलन से उसको हम लोग क्लोज करेंगे। फिर मैं यहाँ पे 1.5 लिखता हूँ। इस 1.5 का मतलब मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। इसका मतलब जो फाउंट साइज है उसका 1.5 टाइम्स आपने लाइन की हाइट रखनी है। कंट्रोल एस किया, वेब पेज पे चले गए, जैसे रिफ्रेश किया, चेक करें लाइन हाइट इंक्रीज हो गई है। अगर इसी लाइन हाइट को हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं, दिस मीन्स जो फाउंट साइज है उसका 2 टाइम्स ले लो। कंट्रोल एस किया, हम लोग अपने वेब पेज पे चले गए, जैसे हम लोग अपने कोड को रिफ्रेश करेंगे, हमारे जो पेज के ऊपर कंटेंट मौजूद है पैराग्राफ के अंदर, उसकी जो लाइन हाइट है मजीद इंक्रीज कर देगी। अगर मैं इसको 10 टाइम्स कर दूं तो फिर क्या इफेक्ट आता है ये भी देख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द लाइन हाइट की तरफ, और वो क्या है जी? लेंथ की फॉर्म में, पिक्सल्स में दे दें, EM में दे दें, REM में दे दें, परसेंटेज में दे दें। ठीक हो गया। अब वो कैसे देते हैं? चलिए आइए पहले इस चीज को एनिमेशन की फॉर्म में देखते हैं। ये हमारा वेब पेज जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक डिव बनाया, उसको बॉर्डर दे दिया रेड कलर का, और उसके अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग बनाई और एक पैराग्राफ बनाया। अब इस वेब पेज के ऊपर हम लोगों ने लाइन हाइट की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स या किसी यूनिट की फॉर्म में हमने अप्लाई करनी है। स्टाइल का टैग हम लोगों ने स्टार्ट और क्लोज कर दिया। हेड टैग के अंदर पैराग्राफ का टैग हम लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है। लाइन हाइट हम लोगों ने प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाल के हम लोगों ने वैल्यू डाल दी 35 पिक्सल, क्लोज कर दिया। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इस वेब पेज के ऊपर तो रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। चलिए आइए हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा डिव मौजूद है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है और यहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है, और इस डिव की आईडी कंटेनर थी, इसको यूज करके हमने बॉर्डर दे दिया, विड्थ दे दी, और ये पैराग्राफ का टाइल लिखा। यहाँ हमने लाइन हाइट की पहले भी वैल्यू 10 दी हुई है, इसको हम चेंज करते हैं 35 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने कोड पे, जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं 35 पिक्सल्स की हाइट मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 2REM करूं, कंट्रोल एस किया, हमारा कोड सेव हो गया, पेज को रिफ्रेश किया, 2REM की स्पेस हमारी लाइंस के दरम्यान में आ गई है जो कि 32 पिक्सल्स के बराबर है। यहाँ पे अगर आप EM लिखेंगे, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, वही वैल्यू रहेगी 32 पिक्सल्स। अगर हम यहाँ वैल्यू परसेंटेज में दे दें 2%, कितने परसेंट? कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, ये 2% है। जो पेरेंट एलिमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग है वो कितनी है? 1.2 टाइम्स। हमने कहा नहीं नहीं 2% दो, फिर ये बनता है। अब मैं अगर कहता हूं नहीं 100% दो, तो फिर वही लाइन स्पेसिंग आएगी जो बिल्ट इन वैल्यू है। ये इसमें 1REM है या 1EM, ठीक है। अब अगर मैं इसको मजीद 200% कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब ये 2 टाइम्स हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा होता है लाइन हाइट की, वही है। ये दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर इसकी भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ये हमारा वेब पेज जिसमें हमने एक डिव बनाया और उसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ दे दिया, और हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई करना है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो आ रही है वो क्या है? नॉर्मल। सो देयरफॉर अब हम लोगों ने क्या किया, जिस एलिमेंट पे हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उसका नेम जो है बतौर सिलेक्टर यूज कर लिया, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कर ली, क्लोज कर ली, और यहाँ पे हम लोगों ने लाइन हाइट की प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू दे दी नॉर्मल, सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दिया।
ये CSS जब इस पेज पे अप्लाई होगा तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो चलिए आइए जी, यहाँ सिर्फ हमने क्या करना, अब नॉर्मल लिखना है। Ctrl+S किया और चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, नॉर्मल जो लाइन हाइट बाय डिफॉल्ट आ रही थी वही आ रही है। और अगर हम ये नॉर्मल नहीं देते, Ctrl+S किया, वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे वाला, लाइन हाइट के बाद हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, एक टेक्स्ट ओरिएंटेशन और दूसरी टेक्स्ट ओवरफ्लो। इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप लोगों को समझाने के लिए मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझाने की जरूरत है। लिहाजा जब मैं आप लोगों को राइटिंग मोड की प्रॉपर्टी समझाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को टेक्स्ट ओरिएंटेशन भी साथ ही समझा दूंगा। और जब मैं आप लोगों को वाइट स्पेस और ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टीज समझाऊंगा, तो साथ ही साथ आप लोगों को टेक्स्ट ओवरफ्लो भी समझा दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को इसके लिए सब्र करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाउंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। फाउंट क्या है कि उजरे वाला आपका टेक्स्ट जिन अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखा गया है, वो अल्फाबेट्स का जो फेस है वो किस तरह का दिखेगा, उस फेस का साइज कैसे आपने कंट्रोल करना है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आपने कैसे अप्लाई करना है, ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, फाउंट की प्रॉपर्टीज कंट्रोल करेंगे। सो उजरे वाला फाउंट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फाउंट साइज की प्रॉपर्टी है। फाउंट साइज की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और फाउंट साइज की प्रॉपर्टी की ये वैल्यूज है। कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं और कुछ वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ हम पिक्सेल्स देते हैं। ये एक वैल्यू हम साइज की फॉर्म में देते हैं, बाकी हम लोग प्री डिफाइंड नेम पड़े हुए आप उनकी फॉर्म में वैल्यू दे सकते हैं। और ये वाली वैल्यू एब्सोल्यूट है, इसमें भी कुछ वैल्यूज रिलेटिव है, और ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, रिलेटिव वैल्यूज हैं। ये से कहते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, मीडियम, लार्ज, लार्जर, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन लिख के चेक करते हैं कि इनका आउटपुट क्या आता है, फिर हम इसको समझते हैं। गुजरे वाला ये हमारा वेब पेज है जिसमें एक डिव है जिसका कलर आप लोगों को, जिसके बॉर्डर का कलर आप लोगों को रेड कलर का नजर आ रहा है, और उसमें एक हेडिंग हमने लिखी हुई और एक पैराग्राफ है। इसके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई करना है जी फाउंट की प्रॉपर्टी, जो कि फाउंट साइज है। हमने स्टाइल का टैग जो है हेड टैग में स्टार्ट भी किया, क्लोज भी किया। पैराग्राफ के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, सो इसका नाम हम लोगों ने बतौर सेलेक्टर लिख लिया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर ली, क्लोज कर ली, प्रॉपर्टी का नेम लिखा, फाउंट साइज, कॉलन डाल के वैल्यू डाल दी 25 पिक्सल्स, क्लोज कर दिया। जब ये चीज अप्लाई होगी हमारे इस वेब पेज के ऊपर तो हमें रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे देखें फाउंट साइज छोटा और यहाँ पर फाउंट साइज बढ़ चुका है, ठीक है। और यही इफेक्ट हमने आप लोगों को दिखाना था जो आप लोग देख चुके हो। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारा डिव है जिसकी आईडी कंटेनर है, क्लास भी कंटेनर है, ये हेडिंग मौजूद है, ये पैराग्राफ, और यहाँ पे डिव क्लोज हो गया। डिव को हमने बॉर्डर दे दिया, उसकी आईडी यूज करके और विड्थ दे दी। ये टैग स्टार्ट लिखा, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, साइज लिख दिया। अब यहाँ देखें सारी प्री डिफाइंड वैल्यूज आ रही। तो हम पहले तो जो हमारी जिसे कहते हैं ना कि कस्टम वैल्यूज, हम वो दे के देखते हैं और फिर हम बाकी वैल्यूज देंगे। हम यहाँ पे दे देते हैं 25 पिक्सल्स, Ctrl+S किया और कोड को जाके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, साइज बढ़ गया जी। आप यहाँ 100 पिक्सल्स भी लिखेंगे तो साइज 100 पिक्सल हो जाएगा। रिफ्रेश किया, साइज इंक्रीज कर गया। उसके बाद दूसरे वाला हम इसको रिलेटिव यूनिट्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1 REM के बराबर, मतलब जो बिल्ट इन फाउंड साइज है, जो पेरेंट एलिमेंट का साइज है या रूट एलिमेंट का साइज, रूट एलिमेंट में जो फाउंड साइज बिल्ट इन या बाय डिफॉल्ट दिया गया है उसी के बराबर पैराग्राफ का साइज भी रखो। तो Ctrl+S किया, जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, दिस इज 16 पिक्सल्स आप लोगों को नजर आ रहा है। मैं अगर इसको 2 REM कह दूंगा तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ द
रूट एलिमेंट के अंदर जो फाउंड का साइज है उसको 2 टाइम्स कर दो। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, ये क्या हो गया 2 टाइम, मतलब 32 पिक्सल्स हो गए। और अगर मैं आर को उठा के ईएम कर देता हूं तो जो पेरेंट एलिमेंट का साइज है, ठीक है, उसका 2 टाइम्स। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, वही साइज रहा। अब हम चलते हैं बिल्ट इन वैल्यूज की तरफ या प्री डिफाइंड वैल्यूज की तरफ। हम पहले देते हैं जी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। कंट्रोल एस किया, कोड को हम जाके क्या करते हैं जी रिफ्रेश करते हैं, बहुत ही छोटा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इसकी जगह पे हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल डालते हैं। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसकी जगह पे क्या करते हैं जी, हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल कर लिया, एक्स्ट्रा स्मॉल कर लिया, अब हम स्मॉल करेंगे। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये स्मॉल आ गया। अब इसके बाद हम लोग देंगे स्मॉलर। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, ये रिलेटिव यूनिट्स है, ठीक हो गया कि जो पेरेंट डिव में फाउंड का साइज है उससे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल करके दो, उससे एक्स्ट्रा स्मॉल करके दो, उससे स्मॉल करके दो, या उससे स्मॉलर करके दो। सिमिलरली अगर हम यहां पर लार्ज को अप्लाई करते हैं, बल्कि लार्जर आ गया, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, लार्ज आ गया। यहां पे अगर हम लार्जर दे देते हैं, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, उससे बड़ा हो जाएगा। लार्ज लार्जर क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या, एक्स्ट्रा लार्ज, पिज्जा नहीं है भाई, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। और अब हम लोग मीडियम को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ दिस इज मीडियम, ठीक हो गया जी। दूसरे वाला फाउंड साइज के बाद जो फाउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है दैट इज द फाउंड फैमिली। अब जो फाउंड हमें हमारे वेब पेज के ऊपर नजर आ रहा है उसका जो टाइप फेस है, ये जो चेहरा है इसका, ये किस तरह का दिखना चाहिए, किस स्टाइल का दिखना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये फाउंड फैमिली डिसाइड करेगी। चलिए आइए इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। फाउंड फैमिली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंड फैमिलीज, आर टू टाइप्स ऑफ फाउंड फैमिली नेम्स। Number one, specific family name, and number two, generic family name. Specific family name, the name of found family like Times, Courier, Ariel, ये specific names हैं, ठीक है, specific fonts हैं। लेकिन कुछ fonts ऐसे हैं जो कि अगर हम लोग ज्यादा डीपली देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइप्स के ऐसे fonts हैं जो हर ब्राउजर सपोर्ट करता है और हर सिस्टम सपोर्ट करता है। वो जितनी भी फाउंड फैमिलीज है ना, सब में ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तो ऐसी फाउंड फैमिलीज को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेरिक फाउंड फैमिलीज। तो जेनेरिक जो फैमिली नेम है, द नेम ऑफ ए जेनेरिक फैमिली लाइक सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, कर्सिव है, फैंटेसी है और मोनोस्पेस, ये 5 किस्म के नेम्स हैं। अगर इनकी डिटेल्स में जाएं तो सेरिफ क्या करता है, सैंस सेरिफ क्या करता है, मोनोस्पेस क्या करता है, कर्सिव क्या करता है और फैंटेसी क्या करता है, ये करता है। आप लोग इसको रीड कीजिएगा। मोनोस्पेस में क्या होता है, हर लेटर की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। जैसे आई कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एम ज्यादा करता है, लेकिन जब हम मोनोस्पेस फाउंड यूज करते हैं तो सबकी विड्थ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। कर्सिव क्या होता है कि ये ह्यूमन राइटिंग के करीब तरीन आपको इफेक्ट्स देता है। फैंटेसी क्या होता है, जैसे हम लोग बात डेकोरेशन में राइटिंग करते हैं ना, स्टाइलिश राइटिंग, उसके अंदर काम आता है। सैंस सेरिफ और सेरिफ इस पेज पे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। सेरिफ में क्या है, ये आपको नजर आ रहे हैं आगे की तरफ बढ़े हुए कट्स, ठीक है, स्टाइल बने हुए, ये सेरिफ की वजह से है। यहाँ हमने रेड सेरिफ कह दिए तो ये वाले कट्स क्या हो गया, अब रेड हो गए। और अगर हम लोग सैंस सेरिफ यूज करेंगे तो ये वाले जो आगे से कट्स हैं ये हट जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। और नेक्स्ट दूसरी वाला मोनोस्पेस में आप चेक कर सकते हैं कि हर लेटर की स्पेस क्या है, इक्वल है। कर्सिव में क्या है, ये हैंड राइटिंग ऑफ द ह्यूमन के करीब तरीन है। और फैंटेसी क्या है, ये देखें स्टाइलिश किस्म की राइटिंग आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरे वाला कुछ कॉशंस हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं
जब भी आप लोग फाउंड फैमिली का फीचर या प्रॉपर्टी सीएसएस में यूज करने लगे तो ये कॉशंस ज़हन में रखिएगा, ये एहतियाती तदाबीर ज़हन में रख के इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा। नंबर 1 क्या, स्टार्ट विद द फाउंड यू वांट। पहले तो वो फाउंड्स लिखो जो आपने की चाहत के मुताबिक है। एंड ऑलवेज एंड विद ए जेनेरिक फैमिली। आखिर पे कम अज कम एक फाउंड नेम जेनेरिक फैमिली से लाजमन डालना। क्यों? बात का जो आपने फाउंड फैमिली डाली है आपने सीएसएस में, हो सकता है जो बंदा वेब पेज ओपन कर रहा है उसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो फाउंड इंस्टॉल्ड ना हो, तो फिर क्या होगा? वेब ब्राउजर क्या करेगा? वेब ब्राउजर देखेगा जो दूसरा आपने सीएसएस में फाउंड दिया क्या वो है, अगर वो भी नहीं है तो फिर तीसरा चेक करेगा, फिर चौथा, और अगर लास्ट पे आपने जेनेरिक फैमिली से कोई फाउंड दिया हुआ तो ऑटोमेटिकली वो फाउंड अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने वो भी नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर हुजूरे वाला ब्राउजर डिफॉल्ट फाउंड को अप्लाई करके आपका वेब पेज आपके विजिटर को दिखाएगा। इसलिए हम एक से ज्यादा फाउंड फैमिली में वैल्यूज देते हैं फाउंड फैमिली की। नेक्स्ट क्या है, सेपरेट ईच वैल्यू विद ए कॉमा। जब आप एक से ज्यादा फाउंड फैमिलीज के नेम्स मेंशन करें सीएसएस में तो एक फाउंड फैमिली का नेम लिखने के बाद जब आप दूसरी लिखने लगे तो बीच में कॉमा डालें और फिर स्पेस के बाद दूसरी का नाम डालें। क्या जी, इफ ए फाउंड नेम कंटेन्स वाइड स्पेस, मतलब अगर किसी फाउंड का नेम एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना है तो आपने क्या करना है, उस फाउंड नेम को आप लोगों ने डबल कोटेशंस में या सिंगल कोटेशंस में इनक्लोज करना है। इसका क्या मतलब है, आइए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। ये हमारा वेब पेज जिसमें एक हमने डिव बनाया, डिव का बॉर्डर रेड कलर का लगा हुआ और उसमें एक हेडिंग मौजूद है और एक पैराग्राफ मौजूद है। इस वेब पेज के ऊपर हम लोगों ने फाउंड फैमिली की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। हम लोगों ने क्या किया, हेड टैग ऑफ द वेब पेज में स्टाइल का टैग स्टार्ट किया, उसको क्लोज किया और अब हम फाउंड फैमिली जो है इसे हेडिंग पे अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने H1 का टैग बतौर सिलेक्टर यूज कर लिया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर ली, क्लोज कर ली। हम लोगों ने फाउंड फैमिली प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाल के, पहले देखें मैंने लिखा वर्दाना, ये फाउंड फैमिली का नेम है, कॉमा डाल के स्पेस डाली, फिर डाला मैंने जिनेवा, फिर कॉमा डाला, स्पेस डाली, फिर मैंने लिखा तहोमा, क्या तहोमा, और लास्ट में मैंने सैन सेरिफ डाल दिया और फिर मैंने सेमीकोलन डाल के इसको क्लोज कर दिया। जो मैंने आपको कॉशंस बताई है, कॉशंस में मैंने दो बातें आपको कही कि जब एक से ज्यादा फाउंड फैमिली नेम्स दें तो क्या करें, कॉमास डालें, नजर आ गया आप लोगों को। और लास्ट पे आप लोग क्या करें, एक जेनेरिक फैमिली का नेम लाजमन मेंशन करें। दूसरी क्वेश्चन भी समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आई? तीसरी क्वेश्चन भी आपको समझाता हूँ। ये मैंने जब सीएसएस इस वेब पेज पे अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा आपको, चेक कर रहे हैं, यहाँ देखें और यहाँ देखें, डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा नहीं आ रहा? And this is the effect of using the found family property. Any problem? दूसरे वाला इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आ जाइए जरा यहाँ पे, ये हमारा डिव है, ये इसमें एक हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। यहाँ पे डिव क्लोज हो गया। अब हम लोगों ने जो फाउंड फैमिली की प्रॉपर्टी है अब हमने हेडिंग 1 पे अप्लाई करनी है। पहले आधा हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हेडिंग 1 और करली ब्रैकेट से स्टार्ट की और क्लोज की और लिखना शुरू किया फाउंड फैमिली, और यहाँ पे हम लोग अब इसकी वैल्यू डालना शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी। हमने वहां वर्ताना, जिनेवा, तहोमा वगैरह सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई, ये हमने वो 4 की 4 फाउंड फैमिलीज यहाँ पे इंसर्ट कर दी। इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ जाके अपने वेब पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। चेक करें, हेडिंग नजर आ रही है सबको? हमने जैसे इसको रिफ्रेश किया, हेडिंग का जो फाउंड फैमिली है वो चेंज हो चुकी है, उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो चुकी है। एंड दिस इज हाउ टू अप्लाई द फाउंड फैमिली। क्वेश्चन में मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको। अभी जितने भी फाउंड फैमिली के नेम्स है ना वो सारे के सारे सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल है, ऐसा ही है। अब अगर ये मल्टीपल वर्ड्स पे मुश्तमिल होते तो फिर क्या करते हम लोग, तो फिर हम लोग ये करते, गुजरे वाला ये हमारा वेब पेज, इसमें एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक डिव लगा हुआ जिसका बॉर्डर आपको रेड कलर का नजर आ रहा है।
इस पे अब हम लोगों ने मल्टीपल वर्ड्स पे मुश्तमिल फैमिली नेम्स डालने हैं। तो हमने हेडिंग का टैग को बतौर सेलेक्टर यूज किया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, फाउंड फैमिली का नेम लिखा, कॉलन डाला, और यहाँ पे देखें ये कोरियर न्यू 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल फाउंड फैमिली का नेम है। तो देखो हमने इसको किसमें इंक्लूज कर दिया, सिंगल कोट्स में। आप डबल कोट्स भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कॉमा डाल दिया, फिर ये सिंगल नेम पे था लिहाजा हमने इस पे कोई डबल कोटेशन नहीं डाली। फिर आखिर पे हमने जेनेरिक फैमिली का नेम डाल दिया और इसको क्लोज कर दिया। जब ये CSS या ये प्रॉपर्टी इस वेब पेज पे अप्लाई होगी तो ये वेब पेज हमें इस तरह का दिखेगा। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आ जाइए, न्यू, कोरियर और मोनोस्पेस तीनों नेम आ गए यहाँ पे। कंट्रोल S किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा चेंज आने वाला है। आ गया जी चेंज। तो देयरफॉर हम लोग अगर फैमिली नेम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो कैसे उसको CSS में डालते हैं। ये तीनों की तीनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्लेरिफाई कर दी। ये 3 क्वेश्चंस हैं, जब भी मल्टीपल फैमिली नेम्स आप लोग दें तो हमेशा कॉमास डालें और लास्ट पे आप लोग लाजमन एक जेनेरिक फैमिली का नेम लाजमन लिखें। और तीसरी चीज, आप लोग अगर फैमिली नेम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो डबल कोटेशंस में उसे क्लोज करें। तीनों बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर हम लोग कोटेशंस में नहीं डाल दें तो फिर क्या होगा, फिर कोरियर अप्लाई होगा, न्यू कोरियर अप्लाई नहीं होगा। कंट्रोल S किया, कोड को जाकर रिफ्रेश करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, कोरियर ही अप्लाई होगा, दूसरा अप्लाई नहीं होगा। भले आधा ये यहाँ पे डबल कोटेशंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, तो कोरियर अप्लाई हो रहा है बताते खुद। तो मेरे हो सकता है कंप्यूटर में न्यू कोरियर इंस्टॉल्ड ही ना हो, इस वजह से उसका इफेक्ट भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। कोरियर ही पहले अप्लाई हो रहा था, अभी कोरियर ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये कन्वेंशन है कि आपने डबल कोटेशंस लाजमन लगानी है। मल्टीपल नेम्स पे मुश्तमिल जो फैमिली नेम होगा, फाउंड फैमिली नेम होगा, उसको आपने डबल कोटेशंस या सिंगल कोटेशंस में आपने इंक्लोज करना ही करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। फाउंड फैमिली के बाद फाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है जी फाउंड वेट। अब फाउंड की थिकनेस कितनी होगी उसको कंट्रोल करता है फाउंड वेट। फाउंड वेट की ये वैल्यूज हैं, बोल्ड, सिंपल, बोल्डर, लाइटर। ठीक है, और इसकी वैल्यूज फ्रॉम 100 to 900 भी होती हैं, कोई यूनिट साथ नहीं होता। 700 की वैल्यू एग्जैक्टली बोल्ड के बराबर होती है और 400 जो है वो नॉर्मल के बराबर होती है। आइए इन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारा वेब पेज जिसमें एक डिव है जिसका बॉर्डर रेड कलर का में नजर आ रहा है। हेडिंग बनाई और एक पैराग्राफ बनाया है इसके अंदर, और इसके ऊपर हमने CSS अप्लाई करना और फाउंड वेट को अप्लाई करना। हमने पैराग्राफ टैग को पकड़ा, इसको बतौर सिलेक्टर यूज किया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, प्रॉपर्टी का नेम लिखा, सेमीकोलन के बाद हमने डाल दिया बोल्ड, और सेमीकोलन से प्रॉपर्टी के बाद कॉलन डाला, कॉलन के बाद हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी और फिर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिया। और जब ये CSS ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी हमारे इस वेब पेज पे तो हमें हमारा पैराग्राफ जो कि पहले इस तरह का दिख रहा था, अब उसकी थिकनेस जो लेटर्स की थिकनेस है वो बढ़ चुकी है। एंड दिस इज द इफेक्ट। हम लोगों ने ये एक डिव बनाया हुआ है, उसकी आईडी और क्लास दोनों कंटेनर है, उसमें एक हेडिंग मौजूद है और एक पैराग्राफ मौजूद है। ये कंटेनर के आईडी के ऊपर हमने बॉर्डर और विड्थ की प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, जो कि इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने पैराग्राफ के ऊपर क्या करना है जी, हमने P टैग को बतौर सेलेक्टर यूज किया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, और यहां जाकर हम लिखेंगे फाउंड वेट, फाउंड वेट। और अब देखें ये 100 से लेकर कहां तक है, 900 तक वैल्यूज है। मैं यहां से बोल्ड को पकड़ता हूं, कंट्रोल S किया, चले गए अपने वेब पेज पे, जैसे जाकर रिफ्रेश करेंगे चेक करें पैराग्राफ बोल्ड हो पड़ा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बोल्डर को। बोल्डर क्या होता है कि जो अगर हमारे इस पेरेंट डिव में जो कंटेंट है वो पहले ही बोल्ड है तो उससे भी ज्यादा बोल्डर करके दो, बोल्ड करके दो, और अगर नहीं है तो फिर इसको बोल्ड कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कंट्रोल S किया, कोड को जाकर रिफ्रेश करते हैं,
नो इफेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंटेनर में जाकर लिख देता हूँ फाउंड वेट और यहाँ लिख देता हूँ बोल्ड, कंट्रोल एस किया और मैं जाकर कोड को रिफ्रेश कर रहा हूँ, गौर से देखना क्या होता है। तो इफेक्ट नजर आया आप लोगों को? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने यूज करनी है वो क्या है जी? लाइटर की। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। और किसके मुकाबले में, अगर इसके मुकाबले में कोई बोल्ड फॉन्ट मौजूद है तो उसके मुकाबले में ये लाइटर हो जाएगा। ये रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हुजूर वाला हमारे पास आता है जी नॉर्मल। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉन्ट के वेट के ऊपर या उसकी थिकनेस पे। हुजूर वाला अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं 700 को अप्लाई करता हूँ तो क्या कीजिएगा। कंट्रोल एस किया, बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको 400 कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगर मैं इसको 9 पहले 700 करता हूँ, कंट्रोल एस किया, इफेक्ट देखिएगा ये बोल्ड है। इसको अगर हम लोग 900 कर दें, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो इतना खातर खा फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे वाला नेक्स्ट फाउंड की प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फाउंड स्टाइल। फाउंड स्टाइल में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? इटैलिक, ओब्लिक एंड नॉर्मल। नॉर्मल मींस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओब्लिक और इटैलिक में क्या फर्क है? चलिए आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा वेब पेज, इसमें एक डिव जिसका बॉर्डर आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, एक हेडिंग इसमें मौजूद है और एक पैराग्राफ मौजूद है। हमने इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। हमने स्टाइल का टैग लिखा, अपने हेड टैग के अंदर स्टार्ट भी किया, क्लोज भी किया और इसमें एक पैराग्राफ मौजूद है, उसी के नेम को हमने बतौर सिलेक्टर यूज कर लिया और स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स दे दी या पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स दे दी और हमने फाउंड स्टाइल की प्रॉपर्टी का नेम लिखकर कॉलन डाला और इटैलिक की वैल्यू हमने इस पे अप्लाई कर दी। अब ये जो हमारा वेब पेज हमें नॉर्मल नजर आ रहा है, जैसे ही ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होगी तो ये इफेक्ट आप लोगों को नजर आएगा। क्या हुआ? ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, चेक करें। ये पहले लाइन के पैरेलल है, ऐसा ही है, अब थोड़ा सा उससे दूर हुआ, टिल्ट हुआ। दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, साथ ही साथ ओब्लीक में और इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा। गुजरे वाला ये हमारा डिव जिसकी आईडी कंटेनर, क्लास कंटेनर, ये इसमें मौजूद है हेडिंग और ये पैराग्राफ। डिव के ऊपर हमने एक बॉर्डर अप्लाई किया, विड्थ दी। हमने पैराग्राफ के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जी फाउंड स्टाइल की। हमने पी टैग स्टार्ट किया और उसके बाद करली ब्रैकेट से स्टार्ट और क्लोज कर दिया। हमने यहाँ लिखा फाउंड स्टाइल और अब हम इसकी वैल्यू दे देते हैं इटैलिक। कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश किया, आप सबको नजर आ रहा है इसका इफेक्ट। तो इटैलिक की प्रॉपर्टी ऐसे वर्क करती है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, वापस नॉर्मल स्टेट में ले जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओब्लिक। कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया, दोनों में कोई फर्क नहीं है वाज़ेह तौर पर। लेकिन इसमें टेक्निकल फर्क क्या है? टेक्निकल फर्क ये है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। बल्कि मैं एक और काम करता हूं, इसी को यहां से कॉपी करता हूं, इसी को यहां पे पेस्ट करता हूं और इस पैराग्राफ में से यहां से ना मैं 2 पैराग्राफ बना देता हूं। कंट्रोल एस किया, चले गया अपने वेब पेज पे, ठीक है। अब मैं एक को आईडी देता हूं जी P1 की और दूसरे को आईडी देता हूं P2 की। कंट्रोल एस कर लिया और अब हम लोग यहाँ जाके ये P1 के लिए आईडी P1 के लिए हम लोगों ने स्टाइलिंग लिखी है और ये आईडी P2 के लिए हमने स्टाइलिंग लिखी है। यहाँ हम दे देते हैं इटैलिक और वहां हमने दे दिया था ऑब्लिक। कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क पड़ा दोनों पे? नहीं पड़ा ना। अब समझिए, बाज़ गौर से सुनिएगा, कुछ फाउंट फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर फाउंट स्टाइल जो है वो मौजूद ही नहीं होता। और लिहाजा जब हम इटैलिक फाउंट स्टाइल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे फाउंट पे अप्लाई नहीं होता। फिर हमें क्या करना पड़ता है? ओब्लिक की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, तो फिर हमें इटैलिक का इफेक्ट मिल जाता है। तो ये एक टेक्निकल डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। दूसरे वाला नेक्स्ट जो फाउंट की प्रॉपर्टी है वो क्या? फाउंट वेरिएंट। फाउंट वेरिएंट क्या करती है? इसकी पहली बात तो 2 वैल्यूज होती हैं,
एक स्मॉल कैप्स और दूसरी नॉर्मल बाय डिफॉल्ट। नॉर्मली जो फॉन्ट हमें नजर आ रहा होता है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू से नजर आ रहा होता है। स्मॉल कैप्स क्या करती है, जितने भी करेक्टर्स होते हैं ना हमारे पैराग्राफ में, हेडिंग में, उन तमाम को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन उनका साइज चेंज नहीं होने देती। ये हमारा वेब पेज, जिसमें एक डिव है, एक हेडिंग लगी है और एक पैराग्राफ लगा हुआ है। इसके ऊपर हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। हेड टैग में हमने स्टाइल का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया। इसमें हमने पैराग्राफ टैग को बतौर सेलेक्टर यूज कर लिया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, प्रॉपर्टी का नेम लिखा और कॉलन के बाद हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू दी थी स्मॉल कैप्स, और हमने सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दिया। जब ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। ये पहले क्या था, कहीं कैपिटल लेटर आ रहा है, कहीं स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं, सारे कैपिटल लेटर्स हो गए। एक मजे की बात यह है कि ये कैपिटल था, ये पहले कैपिटल था ना, तो अब भी वो कैपिटल ही रहा, लेकिन बाकी सारे जो स्मॉल थे वो भी सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए और फॉन्ट साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड दिस इज द इफेक्ट। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। दूसरे वाला ये हमारा डिव है, ये इसमें हेडिंग, ये पैराग्राफ, ये डिव के ऊपर स्टाइलिंग लगाई है हमने, और यहाँ अब हमने किसको डिस्कस करना है जी, पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दी। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट वेरिएंट, ठीक हो गया जी। और स्मॉल कैप्स हमने इसकी वैल्यू दे दी, कंट्रोल एस किया, कोड पे चले गए, पेज को रिफ्रेश किया, आप चेक कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स में हमारा पैराग्राफ कन्वर्ट हो चुका है। और अगर यहाँ मैं नॉर्मल दे दूं वैल्यू, कंट्रोल एस, तो ये सारा एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू नहीं भी देता, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वाला इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी फॉन्ट से रिलेटेड, जो कि ऊपर दी गई प्रॉपर्टीज का शॉर्ट हैंड है, शॉर्टकट है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, सारे के सारे हम इस प्रॉपर्टी में दे सकते हैं। इन बाकी प्रॉपर्टीज को डालने की फिर हमें जरूरत, इससे हमारा कोड मजीद शॉर्ट हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, काम एफिशिएंट हो जाएगा, कम वक्त में ज्यादा काम हम लोग कर पाएंगे। दूसरे वाला फॉन्ट, द फॉन्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर दीज ऑल प्रॉपर्टीज जो कि मैंने मेंशन करनी है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, हमने फॉन्ट लिखना है, उसके बाद कॉलन डालना है। सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल आता है, फिर फॉन्ट वेरिएंट आता है, फिर फॉन्ट वेट आता है, फिर फॉन्ट का साइज, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या आती है, फॉन्ट की हाइट, लाइन की हाइट, और लास्ट पे आता है जी फॉन्ट फैमिली का नेम। 6 प्रॉपर्टीज टोटल इसके अंदर मैंने आप लोगों को मेंशन कर दी। 6 प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा भी हैं, वो फिलहाल मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, ये ज्यादातर यूज होती है, हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये हमारा वेब पेज जी, इसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। हमने इसके ऊपर ये शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना है। पैराग्राफ के ऊपर हमने ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, उसको एज ए सिलेक्टर यूज किया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, फाउंड प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाला। सबसे पहले हम लोगों ने किसकी वैल्यू दे दी, फाउंड स्टाइल की, फिर फाउंड वेरिएंट की वैल्यू दे दी, और फिर फाउंड वेट की, और फिर हमने 20 पिक्सल्स जो है ये फाउंड साइज दिया, और 30 पिक्सल्स फाउंड की लाइन की हाइट दे दी। और ये हमने 2 फैमिली फाउंड फैमिली नेम्स लिखे, और उसके बाद हमने कॉलन को यहाँ पे लगाकर इस डिक्लेरेशन को क्लोज कर दिया। और यहाँ देखे मैंने कॉमा यूज किया, फिर स्पेस दी, 2 नेम्स डाले हैं ना, इस वजह से यहाँ तब में हमने स्पेसिस देनी है, कॉमे मत लगाना वरना प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। दूसरे वाला ये फाउंड स्टाइल की वैल्यू है, ये फाउंड वेरिएंट की वैल्यू है, और ये फाउंड वेट की, और ये फाउंड लाइन साइज एंड लाइन हाइट की वैल्यू है, और ये फाउंड फैमिली की वैल्यू है। मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग लाइन हाइट को टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में गिनते हैं, लेकिन क्योंकि ये शॉर्टकट ऑफ द फाउंट में यूज हो रही है, तो लिहाजा ज्यादा बेहतर चीज ये है कि हम लोग इसे फाउंट की प्रॉपर्टीज में गिने, क्योंकि वहां पे ये यूज हो रही है। अब हम जब इसको अप्लाई कर देंगे अपने इस वेब पेज पे, तो हमें ये इफेक्ट नजर आएगा। लिहाजा ये इफेक्ट है जी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाउंट क्या देते हैं, पहले फाउंट स्टाइल देते हैं, इटैलिक दे दिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या देंगे जी, अब हम फाउंट वेरिएंट लिखा, इसकी वैल्यू हमने स्मॉल कैप्स दे दी,
फिर इसके बाद हम लोग डालते हैं फाउंट वेट, और इसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे बोल्ड, और इसके बाद हम लोग डालते हैं फाउंट साइज, और इसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और इसके बाद हम लोग डालते हैं लाइन हाइट, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 30 पिक्सल्स, और इसके बाद हम लोग डाल देते हैं फाउंट फैमिली, और यहां हम लोग दे देते हैं जी एरियल, कॉमा सैंस सेरिफ। कंट्रोल एस किया, कोड पे चले गए, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। अब मैं कहता हूं मैं ये बजाय इसके मैं यहाँ पे ये जितनी प्रॉपर्टीज मैंने डाली हैं, मैं चाहता हूं इन सब का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखूं, तो क्या करूंगा, फाउंट लिखूंगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फाउंट स्टाइल देंगे इटैलिक, फिर उसके बाद हम फाउंट वेरिएंट देंगे स्मॉल कैप्स, फिर उसके बाद हम लोग फाउंट का वेट देंगे बोल्ड, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाउंट साइज 20 पिक्सल जो मैंने ऊपर दिया, और फिर यहाँ पे हम 30 पिक्सल जो है वो फाउंट की तो लाइन की हाइट दे देंगे, और स्पेस के बाद हम यहाँ लिखेंगे ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ डाली है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं स्पेस के बाद। कंट्रोल एस किया, कोड को जाके रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ से इन सबको उड़ा देता हूँ, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये उजूरे वाला फाउंट में हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है हम इसको क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।